नमस्कार गाइज, आज है 15 जुलाई 2024। तो आज हम लोग लेक्चर 15 के बारे में बात करेंगे। तो आप तमाम हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ने वाले तथा फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, चांसलर बनने वाले आप तमाम एस्पायरेंट्स का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तथा जो भी बच्चे नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को भी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो कल जैसा कि आप लोगों को बताया गया था कि आप लोगों का हर वीक एक एक पेज बढ़ जाएगा, तो आज हम लोग 3 पेज पढ़ेंगे। आज आप लोगों का 15 जुलाई है, तो 15 से 22 जुलाई तक फिर आप लोगों का 3 पेज रहेगा। फिर आगे देखा जाएगा कि 4 पेज किया जाए या 3 पेज ही रहा जाए। वो आप लोग पर डिपेंड करेगा, जैसा आप लोग का कमेंट आएगा या फिर आप लोग जैसे ऑफलाइन में बताइएगा उस अनुसार से आप लोगों को किया जाएगा। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोगों का शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो कल आप लोगों का नवपाषाण युग में शुरू किया गया था। भारत में नवपाषाण काल का विकास पढ़ाया गया था, जिसमें उत्तर में, दक्षिण में, मध्य पूर्व में, विंध्य पर्वत में और पूर्वोत्तर में बच गया था। तो अब विंध्य पर्वत क्षेत्र में नवपाषाण काल का विकास देखते हैं। तो विंध्य पर्वत क्षेत्र में मध्य पाषाण काल का विकास देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा से हमें चावल का साक्ष्य मिला है, जंगली चावल का साक्ष्य मिला इससे। और कोल्डी हवा, पाषाण काल, ताम्र काल और लोह काल, इन तीनों से ये संबंधित है। विंध्य पर्वत क्षेत्र में पहला आ जाता है कोल्डी हवा, दूसरा आ जाता है महगहा और तीसरा आ जाता है पंचोड। और वहीं पूर्वोत्तर में आ जाता है एक असम और मेघालय। पूर्वोत्तर में क्या आ जाता है, तो असम और मेघालय। अब आते हैं बुर्जहोम में। बुर्जहोम की खुदाई 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। बुर्जहोम की खुदाई किसने किया था, तो 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन ने किया था। और वहीं गुप्त कराल की खुदाई 1981 में प्रोफेसर A.K. शर्मा ने किया था। यहाँ हड्डी की सुई मिली थी। हड्डी की क्या मिली थी, तो सुई मिली थी। और सिलवट्टा, जिसको लोढ़ा कहते हैं, वो भी मिला था। सिलवट्टा, जिस पर आप लोगों का वो क्या कहता मसाला पिसा जाता है, वो मिला था। कहीं कहीं उसे देहात में लोढ़ा भी कहा जाता है, तो इसलिए यहाँ पर समझाने के लिए आप लोगों को लिख दिया है। सिलबट्टा भी मिला है गुप्तकाल में और हड्डी की सुई भी मिली है। इसकी खुदाई किसने की थी, तो A.K. शर्मा ने किया था। कब, तो 1981 ईस्वी में। चूंकि कृषि का नवपाषाण काल में विकास हो चुका था, अतः मानव अस्थायी जीवन बिताने लगा था। अब जब कृषि होने लगी, खुद जो है मानव बीज बोने लगे और उससे फिर फल प्राप्त करने लगे, तो अब वो दूसरे जगह क्यों भटकने जाएंगे, क्यों घुमंती को जीवन व्यतीत करेंगे। तो इसलिए मानव जो है अस्थायी रहने लगे, अर्थात घर बनाकर निवास करने लगे, अस्थायी जीवन जीने लगे। नवपाषाण काल का मानव मातृ देवी की पूजा करता था। अर्थात मातृ देवी का अर्थ हो गया जैसे कि देवी दुर्गा, अर्थात औरत की पूजा करता था। यह मूर्ति बेलन घाटी के लोहदा से प्राप्त हुआ है। मातृ देवी की जो पूजा करता था, तो मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो बेलन घाटी के लोहदा से प्राप्त हुआ है। बेलन घाटी के लोहदा से प्राप्त हुआ है। अब आ जाते हैं ताम्रपाषाण काल, जिसको अंग्रेजी में कैल्कोलिथिक एज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैल्कोलिथिक एज। ताम्रपाषाण देख लीजिए, इसमें शब्द सही है, ताम्र प्लस पाषाण। ताम्र का मतलब हो गया तांबा और पाषाण का मतलब हो गया पत्थर, जिसमें तांबा और पत्थर दोनों का मिला हुआ गुण रहेगा, तो उसे ही ताम्रपाषाण काल कहते हैं। आसपास की जो धातु थी वह पिघलकर पत्थर से चिपक गई थी। ताम्रपाषाण काल में आसपास का जो भी धातु थी वह पिघलकर पत्थर से चिपक गई थी, इसलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहा जाता था। ताम्रपाषाण काल का अन्य नाम भी है, जो कि स्थान के आधार पर कहा गया है। कायथा संस्कृति, मालवा संस्कृति, आहार संस्कृति, जोड़वे संस्कृति। तो ताम्रपाषाण काल का अन्य नाम क्या क्या है, कायथा संस्कृति है, मालवा संस्कृति है, आहार संस्कृति और जोड़वे संस्कृति। ये चारों नाम ताम्रपाषाण काल के ही है। ऐसा आप लोगों का एग्जाम में भी पूछ सकता है कि आहार संस्कृति को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो ताम्रपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। कायथा की पहचान कैसे करेंगे, तो वराह मिहिर की जन्मस्थली कपिट्ठक से। कायथा की पहचान वराह मिहिर की जन्मस्थली कपिट्ठक से। और मालवा संस्कृति का स्थल कौन कौन सा है, तो नवदा टोली है और महेश्वर। ये दोनों जो है, नवदा टोली और महेश्वर, ये मालवा संस्कृति का स्थल हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का भारत में ताम्रपाषाण स्थल। भारत में ताम्रपाषाण स्थल दक्षिण पूर्व में कौन कौन से, तो राजस्थान में दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व में कौन कौन है, राजस्थान में है आहार और गिलुंद। कौन कौन है, आहार और गिलुंद। और वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में कौन कौन सा है, मध्य प्रदेश में मालवा है, कायथा और एरन है। ये सब हो गया भारत में ताम्रपाषाण स्थल। और वहीं पश्चिमी महाराष्ट्र में कौन कौन सा है, तो अहमदनगर, इनाम गांव और सोनगांव। कौन कौन है, अहमदनगर, इनाम गांव और सोनगांव। वहीं दक्षिण पूर्व में कौन है, तो दैमाबाद। दक्षिण पूर्व में कौन है, दैमाबाद। अब आहार के बारे में विस्तृत जानकारी पढ़ते हैं। आहार का प्राचीन नाम क्या था, तो ताम्रवती था। आहार का प्राचीन नाम क्या है, ताम्रवती, जो कि आहार आप लोगों को ऊपर बताया कि ये राजस्थान से संबंधित है। और गिलुंद जो है, यहाँ पर प्रस्तर फलक उद्योग मिले हैं। क्या मिले हैं, प्रस्तर फलक उद्योग। वहीं दैमाबाद जो है,
यहाँ पर गेंडा, हाथी, भैंसा, रथ पर एक व्यक्ति खड़ा है, रथ पर एक व्यक्ति खड़ा है, ये सब यहाँ पर मिला है। क्या क्या मिला है? गेंडा मिला है, हाथी मिला है, भैंसा मिला है, ये सब जो खुदाई हुआ तो ये सब वहाँ पर मिला। और रथ पर एक व्यक्ति खड़ा मिला है, ये सब मिला। ये सब तांबे की मिले हैं, हाथी भी तांबा का, गेंडा भी, भैंसा भी, ये सब तांबे की मिले हैं। कांसे की भी वस्तुएं भारी संख्या में मिली है। कहाँ? तो दैमाबाद में कांसे की भी संख्या, कांसा का भी संख्या बहुत भारी संख्या में मिली है। और दैमाबाद जो है ये हड़प्पा कालीन है। दैमाबाद किस काल का है? तो हड़प्पा कालीन है। और नगरीकरण का प्रारंभ हो चुका था, दैमाबाद में ही नगरीकरण का प्रारंभ हो गया था। और इनाम गांव आप लोग को बताया कि इससे अभी बनेगा और क्वेश्चन। इनाम गांव में सर्कुलर हाउसेज मिले हैं, अर्थात गोलाकार घर मिले हैं। कहाँ? तो इनाम गांव में। यहाँ पर नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। दैमाबाद में भी नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी और इनाम गांव में भी नगरीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, अर्थात नगर बनना प्रारंभ हो गए थे। ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती थी कौन? इनाम गांव। ताम्रपाषाण काल की सबसे बड़ी बस्ती कौन थी? तो इनाम गांव। और इनाम गांव में ही यहाँ पर किलेबंदी भी की गई थी। इस काल के लोग गेहूं, धान, वैसे गेहूं का सबसे पहले फसल मानव ने किया था, तो गेहूं, धान, दाल की खेती करते थे यहाँ के लोग। और नर्मदा नदी के तट पर नवदा टोली से यह साक्ष्य मिला है कि यहाँ के लोग जो है गेहूं, धान और दाल की खेती करते थे। कहाँ से साक्ष्य मिला है? तो नर्मदा नदी के तट पर नवदा टोली से। नर्मदा नदी भृगु कच्छ बंदरगाह पर है, जो कि बेरीगाजा के तट पर स्थित है। नर्मदा नदी भृगु कच्छ बंदरगाह, या जिसको कहते हैं बेरीगाजा के तट पर स्थित है। और देख लेते हैं इनाम गांव, सोना गांव और चंदौली, ये तीनों जो है पुणे के स्थल है। इनाम गांव, चंदौली और सोनगांव, ये तीनों जो है पुणे के स्थल है। पुणे अर्थात महाराष्ट्र के स्थल हैं। ताम्रपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल के शिल्प उद्योग कौन कौन से थे? तो वस्त्र निर्माण उस समय के शिल्प उद्योग थे। और ताम्रपाषाण काल में इनाम गांव जो है वहाँ पर कुंभकार अर्थात घड़े बनाने वाले, धातुकार अर्थात धातु के सामान बनाने वाले, और आगे देखते हैं और है हाथी दांत के शिल्पकार अर्थात हाथी दांत बनाने वाले, टेराकोटा के शिल्पकार। टेराकोटा का मतलब होता है पकी हुई मिट्टी के शिल्पकार, जिससे आप लोग घड़ा उड़ा जो बनाते हैं, तो पकी हुई मिट्टी के शिल्पकार जिसको कहते हैं टेराकोटा। टेराकोटा के शिल्पकार हो गए, हाथी दांत के शिल्पकार हो गए। और इसके अतिरिक्त आप लोगों को बताया गया कि धातु के सामान बनाने वाले कुंभकार, ये सब इनाम गाँव में रहते थे। अब ताम्रपाषाण काल में आ जाते हैं। ताम्रपाषाण काल महाराष्ट्र में अस्थि को कलश में रखकर घर में उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। ताम्रपाषाण काल में क्या होता था? तो महाराष्ट्र में ऐसा देखा गया है कि महाराष्ट्र में अस्थि को कलश में रखकर, जैसे कि अभी अस्थि को क्या किया जाता है? कलश में रखकर गंगा में प्रवाहित कर दिया जाता है आज के समय में। तो उस समय अस्थि को कलश में रखकर अपने घर में ही उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। कब? तो ताम्रपाषाण काल में। फिर ताम्रपाषाण काल के लोग मातली देवी की पूजा करते थे। वृषभ बैल धार्मिक प्रतीक था उस समय का। ताम्रपाषाण काल का प्रतीक कौन सा था? तो वृषभ अर्थात बैल था। अब आगे देख लेते हैं। आगे आप लोगों का है इस काल में सामाजिक असमानताएं आ गई थी। कहाँ? तो ताम्रपाषाण काल में सामाजिक असमानताएं आ गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र के जोड़वे में मिले बस्ती ऊंचे नीचे मिले हैं। महाराष्ट्र में जो जोड़वे संस्कृति आप लोग को बताया गया ताम्रपाषाण काल का अन्य नाम है, तो जोड़वे संस्कृति में बस्ती कहीं ऊंचा मिला है तो कहीं नीचा मिला है। इससे यह ज्ञात होता है, ये इतिहासकारों ने अनुमान लगाया, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, कि यहाँ पर बस्ती ऊंचे नीचे मिली है, जिससे जो है असमानता आ गई थी। 1200 ईसा पूर्व के लगभग इस काल का पतन हो गया था। किस का? तो ताम्रपाषाण काल का पतन हो गया था 1200 ईसा पूर्व के। केवल जोड़वे संस्कृति 700 ईसा पूर्व तक जीवित रही थी। वैसे जोड़वे संस्कृति भी ताम्रपाषाण काल का ही अन्य नाम है, लेकिन ताम्रपाषाण काल की समाप्ति पतन 1200 ईसा पूर्व में हो गया था, लेकिन जोड़वे संस्कृति का पतन 700 ईसा पूर्व तक यह जीवित रहा था। 700 ईसा पूर्व में फिर ये भी खत्म हो गया था। अब ताम्रपाषाण अवस्था का महत्व क्या क्या होता है? तो चित्रित मृद भांड की शुरुआत हो गई थी, अर्थात मिट्टी के बर्तन पर चित्र बनाने की शुरुआत हो गई थी। चाक पर बने काले एवं लाल मृद भांड इस समय ताम्रपाषाण काल के महत्व है। सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही भारतीय उपमहाद्वीप में बड़ी बड़ी ग्रामीण बस्तियां बसाए थे। भारत का जो उपमहाद्वीप है वहाँ पर बड़ा ग्रामीण बस्तियाँ किस काल के लोग बसाए थे? तो ताम्रपाषाण के ही लोग। और पश्चिम में पूर्ण रूप से समाधान किया जाता था, सबको जला दिया जाता था। कहाँ? तो पश्चिम में। और वही पूर्व में जो था, पूर्व में आंशिक समाधान किया जाता था।
अर्थात लाश को जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, जो कि चील कौवे पका जाते थे उन्हें। तो इस तरह से सब नष्ट हो जाता था। इसे आंशिक समाधान कहते हैं। तो पूर्व में आंशिक समाधान होता था, वहीं पश्चिम पूर्व समाधान होता था। लेखन उस समय नहीं था, अर्थात लिखने की शैली मौजूद नहीं थी। ग्रामीण जीवन था, क्योंकि गांव की बस्तियां बस रही थी। आप लोग को बताया ही दिया। सबसे बड़े तांबे की निधि, अर्थात निधि का मतलब यहाँ हो गया वस्तु। सबसे बड़े तांबे की वस्तु गुगेरिया से मिली है। कहाँ से मिली है? गुगेरिया से मिली है। भारत में अब कुछ आयरन के इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। आयरन का कुछ इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। लोहे को खान से निकालने तथा धातु शोधन का कार्य हुआ था। भारत में लोहे का खान से निकालने वाले धातु का शोधन कार्य हुआ था। संभवतः एशिया माइनर, जिसको कि आपको टर्की, इसके बारे में भी आप लोगों को बताया गया था एशिया माइनर के बारे में, कि एशिया माइनर टर्की अथवा काकेशस क्षेत्र में हुआ था। क्या? तो लोहे के खान से धातु का शोधन। अर्थात हित्ती सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम लोहे के महत्व को समझा था। किस सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले लोहे के महत्व को समझा था? तो हित्ती सभ्यता के लोगों ने सर्वप्रथम लोहे के महत्व को समझा था। और फिर ये जो सबसे पहले लोहे के महत्व को समझा था हित्ती सभ्यता के लोग, तो इसका पतन हो गया था 1200 ईसा पूर्व में। कब हो गया था इसका पतन? तो 1200 ईसा पूर्व में हित्ती सभ्यता का पतन हो गया था, जिससे कारीगर अन्य क्षेत्रों में पहुंचे। अब इस सभ्यता का, हित्ती सभ्यता का पतन हो गया, तो उस समय के जो कारीगर थे वे अन्य क्षेत्रों में पहुंचेंगे। तो फिर अब आगे नेक्स्ट आप लोग का 3 पेज कंप्लीट होता है। सोचे थे आपको 4 पेज भी पढ़ा दिया जाए, लेकिन फिर 4 पेज पढ़ाने से आप लोगों को प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि एक साथ ज़्यादा पढ़ाएंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बस अब यहीं तक रखते हैं। कल फिर हम लोग महापाषाणीय संस्कृति देखेंगे। उसके बाद फिर नवपाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, दक्कन नवपाषाण, इन सब के बारे में कुछ थोड़ा बहुत देखेंगे। फिर सिंधु सभ्यता कल शुरू हो जाएगी। कल आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हो जाएगी। ओके, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम भी आप लोगों को पता ही होगा कि इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है, घग्गर हाकरा सभ्यता भी कहा जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में कल आप लोगों को विस्तृत जानकारी दी जाएगी इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो आज आप लोगों को यहीं तक रखा जाता है कि हित्ती सभ्यता के लोगों का पतन 1200 ईसा पूर्व में हो गया था, और जिससे कारीगर अन्य क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिए थे। ओके, चलिए बैक का कुछ रिवीजन कर लेते हैं। बैक का कुछ रिवीजन में चलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा था कि इतिहास वर्तमान एवं भूत के मध्य संवाद का कायम करता है? तो E.H. कार ने कहा था। कौन कहा था? E.H. कार ने। इस पर कार चला दीजिए। तो किसने कहा था? E.H. कार ने कहा था। और चार्ल्स विल्सन ने भगवद गीता का अनुवाद कब किया था? तो 1785 ईस्वी में। और वहीं चार्ल्स विल्सन ने हितोपदेश का अनुवाद कब किया था अंग्रेजी भाषा में? 1787 ईस्वी में किया था। और कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाए। एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक किसने लिखी? इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कौन देता था? कौशल देता था ज़्यादा, तो D.D. कौशाम्बी ने इसकी रचना की थी। और वहीं हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, धर्म का ज़्यादा बात करता है, जो काना होता है, तो हो गया P.V. काने। क्या हो गया? P.V. काने। और भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो राजतरंगिणी को कहा जाता है। भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ किसे? तो राजतरंगिणी। जिसके लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक फटाफट बताइए। तो राजतरंगिणी के लेखक है कल्हण। कौन है? कल्हण। इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में आप लोगों को जानकारी दे दिया गया है। और चलिए कुछ पूछ लिया जाए। और गुप्त काल से पहले के अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? तो प्राकृतिक भाषा में मिले हैं। और गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल के अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? तो संस्कृत भाषा में मिले हैं। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग पीछे का रिवीजन जरूर करते रहे, तो आप लोगों को बहुत ही फायदा होगा। वैसे इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया गया। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप लोगों को 15 जुलाई 2024 को अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहां से जाकर प्राप्त कर सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जाकर के SRM फैमिली को सर्च मारकर भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।